Hello class, I am once again back with my new class for the class 8 science. ठीक है, तो first of all I will try to deal with the doubts of student which they commented on either YouTube channel or on the WhatsApp group. मैं शुरुआत में उन सभी डाउट्स को लेकर चलूँगा जो कि स्टूडेंट से थे और जिनको उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर कहे थे। ठीक है, स्पेशली मुझे जो डाउट आए थे वह एक ही पॉइंट रिलेटेड था और वह था खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। इन दोनों क्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस होता है, यही एक डाउट पॉइंट था। बाकी नियर अबाउट कोई डाउट नहीं था, बस एक डाउट था किसी का। ठीक है, तो पहले मैं खरीफ क्रॉप को डिफाइन करता हूँ और उसके बाद रबी क्रॉप को। स्पेशली अगर देखा जाए तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो एक्चुअल होता है टाइम पीरियड का, कि किस टाइम वो बोए जाते हैं और किस टाइम उनको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी कल्टीवेटिंग जो पीरियड होता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखा जाए खरीफ क्रॉप और दोज क्रॉप विच आर सोन इन द मंथ ऑफ मिड जून जुलाई and get cultivated are harvested by the month of mid October is called खरीफ क्रॉप। वह क्रॉप जिनको हम जून जुलाई के महीने के तक बो देते हैं। ठीक है, मतलब 15 जून के बाद बोना शुरू करते हैं और लगभग जुलाई के लास्ट तक हम उनकी क्या थे बुवाई जो स्टार्टिंग रखते हैं। तो खरीफ क्रॉप वह क्रॉप होता है जिनको हम मिड जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के महीने तक क्या करते हैं, हार्वेस्ट या कल्टीवेट कर लेते हैं। उनको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप। स्पेशली इसमें आता है पैडी क्रॉप, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे स्टेपल फूड या क्रॉप होता है इस पीरियड में, खरीफ क्रॉप के दौरान। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, ठीक है, उसके बाद आपका होता है जैसे कि अरहर। ठीक है, जो अरहर होती है और उसके बाद जो बाजरा वगैरह खेती की जाती है वो आती है आपकी खरीफ क्रॉप में। नेक्स्ट होता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप और दोज क्रॉप विच आर सोन इन द मंथ ऑफ मिड अक्टूबर नवंबर एंड गेट कल्टिवेटेड बाय द मंथ ऑफ मिड अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप। वह क्रॉप जिनको हम अक्टूबर नवंबर के महीने तक बो देते हैं और जिनको हम अप्रैल के महीने तक क्या करते हैं, काट देते हैं, उनको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है वीट, गेहूं की खेती। क्लियर? तो यह दोनों के बीच में क्या था, डिफरेंस था। यह हमारा जुलाई से अक्टूबर के बीच में मान सकते हैं और इसको आप नवंबर से अप्रैल के बीच में मान सकते हैं। क्लियर? यह टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही होता है। एक्चुअल में जो खरीफ क्रॉप होते हैं उस दौरान जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी जो नेसेसिटी होती है वो होती है हाई अमाउंट ऑफ वाटरफॉल या हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ज्यादा बारिश उनको चाहिए या ज्यादा अमाउंट में उनको वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए। साथ ही साथ ह्यूमस क्या होना चाहिए, उमस होनी चाहिए। मतलब टेम्परेचर ना तो बहुत ज्यादा हाई हो और ना ही बहुत लो, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन जो रबी क्रॉप होते हैं उनका रूल ये होता है कि उनको ज्यादा हाई मतलब क्या लो टेम्परेचर उनको चाहिए और साथ ही साथ उनको टाइम टू टाइम बस पानी चाहिए, वो भी बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, हाँ लास्ट मौसम का थोड़ा बहुत बरसात हो जाती है तो चलता है, लेकिन उनको कभी बरसात वगैरह ऐसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। अब तक मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट पॉइंट जो था, लास्ट जो मैंने पढ़ाया था उस दिन, वह था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना, जिसमें हमने टिलिंग ऑफ सॉइल बताया था। मतलब खेत को हम जोत देते हैं। ठीक है, अब खेत को जोतने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लाउज, जो हल वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जानते होंगे हल। ठीक है, जैसे कि ऐसा होता है ना, ये हल जैसा होता है जिसको हम क्या करते हैं, बैल वगैरह से बांध के करते हैं, या फिर अब ट्रैक्टर आ गए। उसके बाद होज होता है जो कि छोटी मोटी जो वीड्स होती है, जो घास होती है, उनको हटाने के लिए काम आते हैं। यह आता है हमारा किसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ सीड। सीड का हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। तो
तो जब हम सॉइल को रेडी कर लेते हैं तो हमारा अगला काम होता है सोइंग ऑफ सीड, मतलब खेत में सीड को बो देना। बट उससे पहले हमें यह जरूरी होता है कि हम सीड को प्रोक्योर करें, मतलब लाएं कहीं से, ठीक है। तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो हम अपने घर में स्टोर किए उसको यूज करें या फिर मार्केट से खरीद करें। तो अगर हम घर में जो स्टोर किए अगर उसका यूज करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी सीड हम बोने के लिए ले जा रहे हैं उसमें ना तो कोई डिजीज हो और ना ही वह किसी तरह डैमेज हो, मतलब ना तो उसमें पेस्ट वगैरह लगे हों। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हम खेतों में बो देते हैं तो पहली बार जर्मिनेशन लो हो जाएगी, मतलब बहुत कम ही सीड जम पाएंगे या उग पाएंगे, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ क्या होगी, थोड़ा सा रुक के रहोगे और ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मार्केट से ज्यादा प्रीफर करते हैं खरीदना। शुरुआत में जो सीड बोने को लानी होती है उससे क्या होता है, पहली बात तो जितने भी सीड हम मार्केट से खरीद के लाते हैं वह डिजीज फ्री होती है, क्लियर, क्योंकि पहले से ही गवर्नमेंट उन सीडों को खरीदती तो फार्मर से ही है, ठीक है। जो अच्छे क्वालिटी के सीड होते हैं उनको स्पेशली भेजती है कंपनी में और उसको चेक करके जितने भी डिजीज होते हैं या जो भी कुछ रहता है मेडिसिन या जो कुछ भी उसमें पेस्ट वगैरह रिमूव करने के लगते हैं सब लगाती है। साथ ही साथ वो जो सीड होते हैं हाइब्रिड होते हैं, मीन्स उनका प्रोडक्शन नॉर्मल सीड के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होता है। अगर थर्ड पॉइंट देखा जाए तो वो एक तरह से जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उसके साथ खुद को एडजस्ट करने लायक होता है। मीन्स जैसे कि अगर देखा जाए तो वाटर लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगर वाटर लेवल कम हो रहा है तो सिंपल सी बात, अगर हम ऐसा कोई सीड लगाते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में वाटर ले या ज्यादा टाइम हमें इरिगेशन करना पड़े, ज्यादा वाटर ले ज्यादा टाइम इरिगेशन करना पड़े, तो ये हमारे लिए टफ हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक हाइब्रिड सीड प्रोवाइड करती है किसानों को, फार्मर्स को, ताकि उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े अपने क्रॉपिंग के दौरान। तो जैसे कि अब क्या होता है, जो भी हमारे पास सीड आती है, ठीक है, आप देखे होंगे वेदर इट फॉर पैडी, ठीक है, फॉर पल्सेस और फॉर द व्हीट, दाल हो गए, गेहूं हो गए, चावल हो गए, बारह वाले जितने भी होते हैं, मतलब स्टेपल फूड जो होते हैं, जो ज्यादा जो भी फूड होते हैं उनकी हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड से दो फायदे होते हैं, पहली बात उनमें जो भी प्रॉब्लम होती है डिजीज से रिलेटेड वो पहले खत्म कर दी जाती है और वो पार्टिकुलरली कम समय में तैयार हो जाते हैं और उन पर किसी भी क्लाइमेटिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब अगर बरसात न हो लंबे समय तक तो भी धान की खेती की जा सकती है, क्योंकि अब ऐसा सिस्टम आ गया है हाइब्रिडेशन में कि जो भी सीड पहले जो धान खेती करने में हमें पानी की जरूरत पड़ती थी, अब अगर सूखे एरिया में करते हैं तो हो सकता है, बस टाइम थोड़ा बहुत पानी देना पड़ता है। तो जो भी मार्केट से सीड लाते हैं उन पहली बार डिजीज फ्री होते हैं और दूसरी बार हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, जो कि लंबे समय तक क्या हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन को झेल सकते हैं और साथ ही साथ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेच्योरिंग होता है, मतलब उनको तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जो हम सिलेक्शन ऑफ सीड कर लेते हैं, यानी हमें यह कंफर्म हो गया कि कौन सी सीड बोनी है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सोइंग ऑफ सीड करते हैं, ठीक है। सोइंग ऑफ सीड मीन्स क्या होता है कि हम खेतों में सीड को लगा देते, बो देते हैं, ठीक है। इसको करने कई मेथड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज मैनुअल मेथड बाय हैंड, जैसा कि मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है। जैसे हम लोग अगर देखें अपने गांव आसपास में तो लोग क्या करते हैं, हाथ से छींटते हैं। जैसे गेहूं का खेती हुआ, ठीक है, बाजरे की खेती हुआ, दाल वगैरह की जो खेती की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आदमी हाथ से क्या करता है, छींटता है अपने अंदाज से। उसको रहता है कि नहीं हम इतने अगर लेके फेंकते हैं अगर जमीन पे तो पार्टिकुलर गैप उनको मिल जाएगा जितना चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई लार्ज एरिया है तो वहां पे मैनुअली करना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए क्या करते हैं हम कोई और मेथड यूज करते हैं, क्लियर। तो उसमें कई मेथडों में से एक होता है सीड ड्रिल, क्या होता है, सीड ड्रिल स्पेशली गेहूं वगैरह खेती के लिए होता है। सीड ड्रिल में क्या होता है कि एक ऐसा होता है, उसके बाद इसमें से क्या होता है, पाइप ऐसा निकला होता है बहुत सारे, ठीक है, और ये हल में क्या होता है, बांधा रहता है, ठीक है, और जब हल चलता है इसमें से ये एक रेगुलर रेट से, मतलब एक फिक्स रेट से इसमें निकलता है, और जो भी गैप बनते हैं मिट्टी के बीच में, जो पेयरिंग ऑफ सॉइल करने बाद प्लाउ से हल से जो गैप बनते हैं उसमें क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे गिरते हैं,
ठीक है। इससे क्या होता है, कम एफर्ट में और कम टाइम में और कम लेबर में हम पूरे पूरे खेत को क्या करते हैं, सीड से कवर कर सकते हैं। क्लियर। इससे ये भी फायदा होता है कि ये चांसेस कम रहते हैं कि कहीं पे सीड ज्यादा पड़ सकता है और कहीं पे कम। यूनिफॉर्मली एक समान सीड क्या होते हैं, स्केटर होते हैं। क्लियर। तो एक होता है बाय मैनुअल, हाथ से करते हैं, दूसरा क्या होता है सीड ड्रिल, मशीन से करते हैं। जैसे ट्रैक्टर होता है, इससे हल चलता है, वैसा होता है। ठीक है। जिससे नॉर्मली आप देखेंगे कि ट्रैक्टर में हल लगा होता है, अपना ट्रैक्टर चलता है तो हल से क्या होता है, खेत प्लाउ या टिल कर देते हैं, जोत देते हैं खेत को। ठीक वैसे ही हल की तरह हल ले जाता है, ऊपर ऐसी मशीन लगी होती है, टब ऐसा गोल सा, उसी में हम सीड भर देते हैं और जब वो चलता है मशीन या ट्रैक्टर जब चलता है तो उसमें से रेगुलर इंटरवल पे एक समान दर से क्या होते हैं, गिरते रहते हैं। जैसे आप देखेंगे आलू की खेती जो की जाती है, आलू जब हम बोया जाता है तो मशीन लगी होती है और उसमें ऐसे घूमने सा होता है ना, चक्कर सा इस तरह से बना होता है, इसमें हम आलू क्या करते हैं, डालते रहते हैं और वो नीचे गिरता रहता है और एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या होता है, लगातार खेतों में गिरता है और खेत में जमीन से दबता चला जाता है। ठीक वैसे इसमें होता है। और तीसरा मेथड होता है नर्सरी। नर्सरी के हेल्प से पहले क्या करते हैं कि हम जो भी सीड को बोना होता है, पहले उसको छोटे से एरिया में क्या करते हैं, बो देते हैं। ठीक है। और जब थोड़ा सा वो ग्रो कर जाता है, क्लियर, तो हम उसको दूसरे जगह क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं, रीप्लांटिंग ऑफ प्लांट कर देते हैं, जो कुछ भी रहता है। जैसे धान खेती होती है, धान खेती में हम क्या करते हैं, पहले छोटे से एरिया में जो भी सीड होता है उसको हम बो देते हैं। उसके बाद जब 1-1.5 महीने जो तैयार हो जाता है, जितना भी टाइम इंटरवल हो, मुझे इसका आइडिया नहीं कितना लगभग होता है, जब वो तैयार हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, वहां से डिस्प्लांट करते हैं और फिर कहीं जाकर रिप्लांट कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसको करने से फायदा क्या होता है। तो पहली बात होती है कि जब हम एक जगह से उसको उखाड़ कर दूसरी जगह प्लांट करते हैं तो उस दौरान जो भी प्लांट कमजोर होता है या जिसकी ग्रोथ सही नहीं रहती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं। क्लियर। और सेकेंड पॉइंट, जब उसको हम हाथ से लगाते हैं तो जो भी प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए हम वो प्रॉपर डिस्टेंस दे पाते हैं। और एक रूल ये होता है कि एक बार किसी प्लांट को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह हम लगाते हैं, एक नर्सरी दूसरी जगह नर्सरी, जैसे एक नर्सरी है वहां से हमने प्लांट को उखाड़ा और किसी दूसरी जगह जब प्लांट हम करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है। नॉर्मली धान खेती में देखते होंगे कहीं कभी कभी नर्सरी से एक बार उखाड़ कर हम एक बार उसकी रोपाई करते हैं, यानी उसकी प्लांटिंग करते हैं, फिर वहां से हम उखाड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, अलग जगह प्लांटिंग करते हैं। पहली बार जब नर्सरी तैयार करते हैं तो पूरी तरह से क्या होता है, डेंसली करते हैं, मतलब पूरी तरह भरा रहता है, पूरी तरह खेत क्या होता है, भरा रहता है। उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, उखाड़ते हैं और फिर किसी दूसरे खेत में ले जाकर उसको क्या करते हैं, वापस प्लांटिंग करते हैं। इस दौरान जैसे मान लीजिए पूरा पूरा गैप इसमें एकदम नहीं रहता है, इसमें क्या होता है 3-3 4-4 एक साथ क्या करते हैं, लगाते हैं और फिर इसको 15 दिन 20 दिन 1 महीने छोड़ते हैं और फिर इसको यहाँ से उखाड़ते हैं, फिर अगले खेत में ले जाते हैं और सिर्फ एक हम लगाते हैं। स्पेशली धान खेती में ऐसी की जाती है। क्लियर। इससे क्या होता है कि जो भी प्लांट कमजोर होता है या जिसको हम जानते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। और हमें बार बार ग्राउंड चेंज करने से प्रोडक्शन अच्छे होने की आती है, उम्मीद रहती है और अच्छा प्रोडक्शन देता भी है। तो ये होता है हमारा क्या, सोइंग ऑफ सीड। तो सोइंग ऑफ सीड में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि सीड को इतनी गैप दे सकें ताकि जो भी अमाउंट में उसको वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए या स्पेस चाहिए ग्रो होने के लिए प्रॉपरली, वो उसको मिल सके। अब ऐसा ना हो कि सीड इतना दूर दूर हम लगा दें कि ओवरऑल जो प्रोडक्शन होना चाहिए उस प्लांट का उतना ना हमें मिल पाए, या इतना पास लगा दें कि ना कोई भी प्लांट अपने जो उसकी एवरेज प्रोडक्शन होती है, जितना उसका प्रोडक्शन होना चाहिए उतना ना कर पाए, क्योंकि अगर बहुत क्लोज रहेंगे तो सनलाइट नहीं मिलेगी, उसके बाद वाटर उनको सही से नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा और साथ ही स्पेस नहीं रहेगा तो उसकी क्या होगी, जो उसमें से नए ट्विक्स निकलेंगे या नए जो पार्ट उनके निकलेंगे वो नहीं ग्रो कर पाएंगे। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब अगला पॉइंट क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर।
क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ एडिंग दीज टू थिंग्स विद द क्रॉप। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रोथ होने के लिए प्रॉपरली, वैसे ही प्लांट भी क्या लिविंग बॉडी है और उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रॉपर उसके प्रोडक्शन के लिए उसको सफिशिएंट अमाउंट न्यूट्रिएंट चाहिए। बट ऐसा होता है कि जो ग्राउंड है या जो सॉइल है उसमें हर एक टाइप का न्यूट्रिएंट नहीं प्रेजेंट होता है जो कि एक प्लांट ग्रो होने के लिए चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है सॉइल में उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो एवरेज के तौर पर प्रेजेंट होता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जितना चाहिए उससे भी कम होता है। इसलिए क्या करते हैं हम अपनी तरफ से हम उसको कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट हम सप्लाई करते हैं उसके दो सोर्स हैं, या तो मैन्योर या तो फर्टिलाइजर। ऐड करने का रीजन यही होता है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट में न्यूट्रिएंट सप्लाई कर सकें, क्योंकि प्लांट सही से ग्रो के लिए न्यूट्रिएंट होना जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैन्योर इज द डिकम्पोज पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है उसका डिकम्पोज पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में जो भी रिमेन्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स के, क्लियर, उनको जब हम किसी पीट गड्ढे में क्या करते हैं डंप करते हैं और उनको उस पर क्या कहते हैं मिट्टी वगैरह से या नावले से डंप करके छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वह माइक्रोब्स के एक्शन के चलते हैं। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि हर एक फूड साइकिल का या हर एक फूड चेन का जो लास्ट मेंबर होता है वो होते हैं डिकम्पोजर। क्लियर, और डिकम्पोजर आर द लास्ट स्टेज एंड इनिशियल स्टेज ऑफ द फूड चेन अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से वो लास्ट इनिशियल दोनों होते हैं, अगर वह न होते तो कोई भी चीज वापस नहीं हो पाती। जैसे क्या है कि अगर सपोज दैट कि फूड चेन स्टार्ट होता है प्लांट से, ठीक है, प्लांट को कोई खाता है हर्बिवोरस, उसको खाता है कोई सेकेंड कार्निवोरस, उसको खाता है फिर टर्सरी, सबसे टॉप पे जो आता है, उसके बाद वो मर जाता है। अगर वो मर जाता है तो सिंपल सी बात है कि एक्चुअल में हम कोई फूड को खाते क्यों है, एनर्जी के लिए। हम उसी फूड को खाते हैं जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है। ठीक है, तो हुआ क्या प्लांट में जो भी चीज था एनर्जी के फॉर्म में उसको हर्बिवोरस खाया था, फिर उसको क्या कार्निवोरस खाया। तो सिंपल सी बात, प्लांट ने एनर्जी कहाँ से गेन की थी न्यूट्रिएंट वगैरह, सॉइल से। तो सॉइल से ट्रांसफर हुआ प्लांट में, प्लांट से ट्रांसफर हुआ हर्बिवोरस में, हर्बिवोरस हुआ कार्निवोरस में। अगर कार्निवोरस के पास गया और कार्निवोरस ने अपने पास ही रख लिया तो सिंपल सी बात है कि ऐसा समय आएगा जब सॉइल के पास कोई न्यूट्रिएंट नहीं बचेगा और प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इस हिसाब से पूरी तरह फूड चेन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए डिकम्पोजर आता है और डिकम्पोजर क्या करता है, जितने भी कार्निवोर्स जो होते हैं उसकी पूरी बॉडी क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, सिंपल फॉर्म में तोड़ देता है, क्योंकि हमारी बॉडी कम्प्लेक्स सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में है सब्सटेंस सब कम्प्लेक्स फॉर्म में, बहुत कम ही ऐसे होंगे जो सिंपल फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यह कम्प्लेक्स फॉर्म और सिंपल फॉर्म में जो भी कंपाउंड पाए जाते हैं केमिकल के, उनको डिकम्पोजर ब्रेक करता है सिंपल न्यूट्रिएंट में। ठीक है, और वह न्यूट्रिएंट फिर वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। क्लियर। तो मैन्योर में यही होता है कि जो भी लिविंग बॉडी होता है उसका जो रिमेनिंग वेस्ट होता है या रिमेनिंग जो भी कुछ होता है उसको माइक्रोब्स अपने एक्शन से सिंपल न्यूट्रिएंट में ब्रेक करते हैं और फिर जब उसको मिलाते हैं सॉइल में तो वह न्यूट्रिएंट कहाँ मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। क्लियर। अगर देखा जाए तो इसको तो तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंपोस्ट, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, क्लियर, और एक होता है ग्रीन मैन्योर। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होते हैं कंपोस्ट क्या होते हैं, जितने भी हमारे घर के जितने वेस्ट होते हैं, स्पेशली जैसे किचन में वेस्ट क्या होते हैं, वेजिटेबल पील, जो छिलके होते हैं सब्जियों के, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर फूड जो खाना बचे होते हैं वह, उसके बाद क्या करते हैं झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो नीम जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, पेड़ों की वो होती हैं, या फ्लावर वगैरह की जो पत्तियां होती हैं, और जो कोई भी प्लांट होते हैं उनके जो रिमेनिंग होते हैं। साथ ही साथ एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट में क्या होता है, स्पेशली जैसे जो हमारे पास डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, स्पेशली मिल्किंग एनिमल, दूध देने वाले जानवर, बुफैलो, काऊ, ये सब होते हैं ना। अब इनके जो गोबर वगैरह होते हैं
जब उनको हम एक जगह क्या होते हैं डंप करते हैं, उनसे जो मैन्योर तैयार होता है उसको हम स्पेशल नाम कहते हैं कंपोस्ट देते हैं। क्लियर? वर्मी कंपोस्ट में और कंपोस्ट में कोई खास अंतर नहीं होता, दोनों सेम माने जाते हैं, लेकिन ये माइक्रोस्केल एक्शन से बनता है, जबकि इसके लिए स्पेशल हम अर्थवर्म इसमें ग्रो करते हैं, रेड अर्थवर्म कहा जाता है, वो इसमें ग्रो करते हैं। ठीक है, इसमें माइक्रोब ग्रो करेगा कि नहीं करेगा इसका इसमें चांसेस कम होते हैं अर्थवर्म पाए जाने के, ये नॉर्मली ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, जैसा कि जो लोग लोकल एरिया में रहते हैं गांव साइड में वो देखे होंगे, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा ऐसा कोई, अगर गांव में आदमी रहता है तो ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके पास खेत नहीं होगा, और खेत अगर होगा तो ऐसा कोई ना कहीं वो क्या करता हो, जितने भी घर का वेस्ट होता है उसको डंप करता है। क्लियर? तो वहाँ देखोगे कि उसमें किसका अर्थवर्म होने चांसेस कम होता है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट एक तरह से टेक्नोलॉजिकल मेथड माना जा सकता है। ठीक है, इसमें टेक्निकल चीजें मानी जाती हैं, क्योंकि हमें स्पेशली अर्थवर्म को इसके साथ ग्रो करना पड़ता है, और अर्थवर्म क्या होता है इसको अच्छे से डिकम्पोज करता है, और उससे जो मैन्योर बनता है वर्मी कंपोस्ट का होता है। एक होता है ग्रीन मैन्योर। ठीक है, ग्रीन मैन्योर एक प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनके पास न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने का, ठीक है, अच्छा क्या बोलते हैं कि जो ग्रीन मैन्योर होते हैं उनके पास न्यूट्रिएंट की जो स्टोरेज होती है वो कुछ ज़्यादा रहती है। ठीक है, स्पेशली इसको उगाता है मई वगैरह के महीने में। लोकली आप लोग देखे होंगे बहुत सारे खेतों में क्या आते हैं, बोलते हैं, उसकी इंग्लिश मुझे नहीं पता है, ढैंचा वगैरह कुछ ऐसा नाम देते हैं। ठीक है, उसको खेतों में क्या करते हैं लोग बो देते हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है लगभग मेरे हाइट से भी ज़्यादा, ठीक है, और जब बरसात होने को आती है तो उसमें ट्रैक्टर से पूरे क्या करते हैं जुताई कर देते हैं, पूरे खेत में मिल जाता है। उसके बाद लोग उसमें पानी भर देते हैं और वो डिकम्पोज होना शुरू करता है, और वो क्या करता है न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है। क्लियर? ये मैनुअली बहुत जगहों पे होता है, अब नियर अबाउट लगभग इसकी यूज कम होने लगे हैं ग्रीन मैन्योर के, लेकिन इसके थोड़ा बहुत अब होते हैं। क्लियर? ग्रीन मैन्योर बहुत कम यूज किया जाता है। अब होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर बाय द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री के द्वारा इनको क्या करते हैं प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? ये होते हैं एनपीके कहलाते हैं। स्पेशली जो फिर होते हैं उनमें तीन पाते हैं, एक क्या होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और एक क्या होता है पोटेशियम। ठीक है, जैसा कि हमारे यहाँ तीन टाइप में क्या होते हैं आते हैं खाद, ठीक है, फर्टिलाइजर हम खेतों में डालते हैं, यूरिया होता है, पोटाश क्या होता है, डाई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इनकी अलग अलग परसेंटेज सेट की गई रहती है। ठीक है, नॉर्मली हम अपने खेतों में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से, जैसे क्या होता है दवा अगर लेने जाते हैं मेडिकल, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं कि अगर में ये डिजीज है तुम्हें कौन सी दवा लेनी चाहिए। नॉर्मली हम अपने मन से जाके दवा नहीं उठा कर खा लेते हैं। उस तरह खेत भी होता है, जो भी खेत में हम कुछ भी डालते हैं तो पहले में क्या होता है सॉइल टेस्टिंग करनी चाहिए कि उस जो पार्टिकुलर खेत है उसमें कोई हम प्लांट लगा रहे हैं तो क्या जो प्लांट हम लगा रहे हैं उसके लिए वह न्यूट्रिएंट उस सॉइल में प्रेजेंट है, अगर है तो सही बात है, अगर नहीं है तो हमें किस टाइप का फर्टिलाइजर मैन्योर यूज करना चाहिए। मैन्योर तो नहीं कर सकते, फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं कि हमें ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, सिंपल सी बात है मार्केट से गए अपने हिसाब से जितना मन उतना यूरिया कर दें, पोटास कर दें, अपने लगा के क्या करते हैं डाल देते हैं। ये थोड़ा गलत होता है क्योंकि अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, एनपीके कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट मानता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि 46% उनकी जरूरत पड़ती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। ठीक है, और नाइट्रोजन वैसे 78% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 78% क्या है नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी प्लांट के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। उसको हमें या तो फर्टिलाइजर की हेल्प से देनी पड़ती है या फिर नेचुरली ऐसा नेचर ने सेट किया है कि उनको मिल जाता है। ठीक है, जब मैं नाइट्रोजन फिक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, या कोई चैप्टर ऐसा आएगा जिसमें माइक्रोब्स वगैरह से रिलेटेड पॉइंट होंगे, मैं नाइट्रोजन फिक्शन में पढ़ाऊंगा या नाइट्रोजन साइकिल, तो उसमें आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। प्रेजेंट पॉइंट में नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो 78% है एटमॉस्फेयर में, बात सही है, बट फिर भी उसका कोई उसके लिए मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं स्पेशली कुछ अपने से हम प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है,
अब क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर और मैन्योर हम दोनों यूज करते हैं, तो विच वन इज बेटर, कौन बेटर है, ठीक है। तो पहली पॉइंट ये आती है कि हमें यूज किस पर्पज के लिए करना है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जो अच्छा भी काम करे और नुकसान न करे, ठीक है। ये रूल है कि अगर कोई चीज अगर एक ढंग से अगर अच्छा है, सिंपल सी बात है, दूसरे ढंग से क्या होगा, हमारे नुकसान भी करेगा। जस्ट फॉर हम जानते हैं कि अगर रोड पे गाड़ियां चल रही हैं तो सिंपल सी बात है हमारे ट्रांसपोर्ट को फास्ट करती हैं। अगर यहाँ से हमें कहीं जाना है तो हमें कम समय पहुंच सकते हैं, लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है कि पॉल्यूशन होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक वैसे ही अगर देखा जाए मैन्योर का, तो मैन्योर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है सॉइल को, या किसी भी तरफ सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज नहीं करता है या कोई हार्मफुली इफेक्ट नहीं डालता है उस पर। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि मैन्योर उन सभी न्यूट्रिएंट को नहीं प्रोवाइड कर सकता है जो प्लांट को चाहिए, क्योंकि मैन्योर में कोई भी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है। सभी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं लेकिन कोई न्यूट्रिएंट पूरी तरह सफिशिएंट नहीं रहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ उसी प्लांट के लिए दे सकते हैं उसी सॉइल में इसको मिला सकते हैं जिस सॉइल में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट की वैल्यू क्या हो, मेंटेन हो, मतलब न्यूट्रिएंट जितना चाहिए उतना मेंटेन हो, हम उसी में मिलाते हैं। क्योंकि मैन्योर में सभी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और एवरेज के तौर पे सब बराबर बराबर होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर में ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजर स्पेशली किसी एक टाइप के न्यूट्रिएंट को ज्यादा होल्ड करता है। यूरिया में से क्या नाइट्रोजन ज्यादा पाई जाती है, पोटास में पोटास फास्फेट वगैरह ज्यादा पाई जाती है। तो अगर फर्टिलाइजर डालते हैं तो किसी स्पेशल टाइप के हम न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करते हैं, हर एक टाइप को नहीं। जैसा प्लांट है और जैसा सॉइल, उस प्लांट को सॉइल को कैसा न्यूट्रिएंट चाहिए उसके हिसाब से फर्टिलाइजर सिलेक्ट करते हैं। क्लियर। तो यह क्या करता है, यह उतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता है जितना यह करता है। क्लियर। इससे प्रोडक्शन कम होता है, सिंपल बात है, प्रोडक्शन ज्यादा करता है। लेकिन फायदा यह होता है इससे मैन्योर से कि किसी भी तरह से सॉइल के हेल्थ को इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर लगातार हम इसको विदाउट जुडिशियली मेथड, बिना सही ढंग से सोचे विचारे अगर हम इसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, तो कुछ टाइम के बाद वो सॉइल क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, मतलब उस पर कोई चीज क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये होता है कि अगर ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो एसिडिक फॉर्म में चेंज हो सकता है या बेसिक फॉर्म में, मोस्टली एसिडिक चेंज होता है। और रूल ये होता है कि कोई भी सॉइल में अगर प्लांट कोई भी प्रोड्यूस करना है तो सिंपल सी बात है वह सॉइल ज्यादा ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, दोनों बीच का एवरेज होना चाहिए, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में हो। क्लियर। तभी हो सकता है। लेकिन फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है, वह ज्यादा एसिडिक है, ज्यादा बेसिक चेंज हो सकता है, स्पेशली एसिडिक ज्यादा होता है। क्लियर। यही दोनों चीज में क्या होता है, अंतर होता है। अब क्या होता है, एक होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। इसलिए आज में क्या ज्यादा प्रीफर करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि हम फर्टिलाइजर का यूज कम करते हैं, मैन्योर का यूज क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। हम हाइब्रिड सीड वगैरह लगाते हैं ताकि उतना हमें क्या हो सके, मिल सके। ठीक है। तो यह हमारा क्या था, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का ये क्या था, एक मेथड था। क्लियर। तो पहला मेथड में यह था कि मैन्योर और क्या यूज करेंगे हम, फर्टिलाइजर। लेकिन कभी कभार हम दूसरे मेथड यूज कर लेते हैं जस्ट फॉर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मींस क्या होता है कि एक ही फील्ड पे एक पार्टिकुलर सीजन में हम क्या करते हैं, क्रॉप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि 12th मंथ होते हैं नॉर्मली एक ईयर में, तो सिंपल सी बात है कि कोई भी क्रॉप मोस्टली 12th मंथ नहीं रन करता है। ठीक है। 3-4 महीने में एक क्रॉप क्या ओवर हो जाता है, सिंपल सी बात है। 8 महीने अभी बचते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट लगा देते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में हम ऐसा कुछ करते हैं कि अगर एक क्रॉप लगाने के बाद न्यूट्रिएंट में जो हैरेसमेंट हुआ है या जो भी न्यूट्रिएंट हार्नेस हुआ है, कम हुआ है सॉइल का, दूसरा प्लांट लगाने पर वो क्या कर सके, इंक्रीज कर जाए। इसके लिए हम स्पेशली यूज प्रीफर क्या करते हैं, लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट क्या होता है, वह प्लांट को लेगुमिनस प्लांट कहते हैं जिनसे या तो हम ऑयल सीड पाते हैं या पल्सेस पाते हैं। दाल और क्या होता है, तेल, दोनों की जो खेती की जाती है उनके जो प्लांट होते हैं उनको लेगुमिनस प्लांट नाम देते हैं। ठीक है। और हम लोग क्रॉप रोटेशन में इनको ज्यादा प्रीफर करते हैं। इनसे फायदा क्या होता है
एक्चुअल में जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है, ठीक है, रूट में जो नूडल आप पाए जाते हैं, ठीक है, सर नूडल्स होता है, ठीक है, नूडल्स होता है, ठीक है, और नूडल्स में क्या पाते हैं, एक स्पेशल बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और इस राइजोबियम बैक्टीरिया की स्पेशल क्वालिटी यह होती है कि एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि भले ही हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी प्लांट के अंदर यह एबिलिटी नहीं होती है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले सकता है डायरेक्टली लिप्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, वैसे वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके अंदर वैसी क्वालिटी नहीं कि नाइट्रोजन को अप्लाई डायरेक्टली कर सके, ठीक है। पहले उसको किसी न किसी ऐसे फॉर्म में चेंज करना होता है जिसको क्या कर सके, ले सके। तो उसके लिए क्या हेल्प करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि जो भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर का होता है, क्लियर, जब सॉइल कांटेक्ट में आता है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी सॉइल होता है उसमें एयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो वो जो सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है और एयर में जो नाइट्रोजन है, वह राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ क्या रिएक्ट करता है, या राइजोबियम को उसके क्या करता है, एक्टिव करता है, और वो ऐसे नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व आराम से हो सकता है, इजीली इट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही वाटर में डिजॉल्व होता है तुरंत, जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर रूट से होते हुए कहाँ जाता है, स्टेम में जाता है, और वो रूट से होते हुए कहाँ चला जाएगा, स्टेम में, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन से ये होता है, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या करती है कि जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उसको क्या होता है, वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड चेंज करता है, और सॉइल की न्यूट्रिएंट लेवल क्या करती है, बढ़ा देती है। इसीलिए ये होता है कि हम एक साथ दो ऐसे क्रॉप को नहीं लगाते हैं जो लगातार न्यूट्रिएंट को गेन क्या करें, ऑब्टेन करें सॉइल से। हम ऐसा करते हैं कि एक बार ऐसा प्लांट लगाते हैं जो क्या होता है, उससे लेता है सॉइल से, और दूसरा वो उसको लगाते हैं जो उसको क्या कर सके, मेंटेन कर सके। इसमें पहला क्या था, क्रॉप रोटेशन में राइजोबियम बैक्टीरिया ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है न्यूट्रिएंट को बढ़ाने का, वो होता है फैलोइंग। जैसा मैंने उस दिन पढ़ाया था, फैलोइंग में क्या होता है, कुछ टाइम इंटरवल के लिए हम किसी भी सॉइल को या किसी भी प्लॉट को बिना किसी क्रॉपिंग के, बिना किसी प्लांटिंग के उस पर वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। व्हेन वी लीव अ ग्राउंड और ए प्लॉट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट प्लांटिंग एनी क्रॉप ऑन इट, दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग। उसको क्या बोलते हैं, फॉलोइंग बोलते हैं। फॉलोइंग एक ऐसा मेथड है जिसके हेल्प से, ठीक है, जिसके हेल्प से एक सॉइल खुद की न्यूट्रिएंट लेवल को वापस क्या कर सकती है, मेंटेन करती है, ठीक है। जब लंबे समय को छोड़ देंगे तो जो भी रिमेनिंग ऑफ क्रॉप रहता है वह उसमें क्या था, डिकम्पोज होता है, और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर की जो गैसें हैं, ठीक है, और जितने भी रहते हैं जानवर वगैरह उस पर चढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट अगर खाली जगह सिंपल बात जानवर वगैरह चढ़ते हैं, उनके जो उनके जो डंक वगैरह होते हैं, ठीक है, गोबर वगैरह होते हैं, वो वापस क्या करते हैं, फैलोइंग के दौरान उसके न्यूट्रिएंट को इंक्रीज कर देते हैं। इसीलिए हमें क्या लगातार खेती करने के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के लिए 6 महीना के लिए कि नियर अबाउट तक खेत को छोड़ देना चाहिए, ताकि वो अपने न्यूट्रिएंट लेवल क्या कर सके, बढ़ा सके। क्लियर। तो यह हमारा यह इतना पॉइंट था किसमें, इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। इसमें मैंने क्या पढ़ाया, मैन्योर पढ़ाया, फर्टिलाइजर पढ़ाया, क्रॉप रोटेशन पढ़ाया, फैलोइंग पढ़ाया, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। अब इतना करने के बाद जैसे ही हम खाद वगैरह डाल देते हैं, हम क्या करते हैं, या जैसे ही सब कर लेते हैं, स्पेशली अगर हम क्रॉपिंग एक बार हम प्लांट को लगा दिए हैं, तो सिर्फ हमारे पास एक ही मेथड बचता है प्रोडक्शन बढ़ाने का, वो है मैन्योर और फर्टिलाइजर का यूज करना, ठीक है। और बाकी जो क्रॉप रोटेशन और फैलोइंग है ये हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। वो क्रॉप रोटेशन करना या क्रॉप कट जाने के बाद का, लेकिन ड्यूरिंग द, ठीक है, कल्टीवेटिंग पीरियड, पूरी कल्टीवेटिंग पीरियड दौरान हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर यूज करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है इरिगेशन का, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि इरिगेशन पहले करते हैं, फर्टिलाइजर बाद में यूज करते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है फर्टिलाइजर पहले यूज करते हैं, इरिगेशन बाद में करते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी सही बनता है।
ठीक है, क्योंकि जो भी मैन्योर होता है फर्टिलाइजर होता है, जब तक वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तब तक एक प्लांट उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। या तो पहले पानी भर लो, उसके बाद उसमें खाद वगैरह डालो ताकि वो उसमें डिजॉल्व हो सके, या तो पहले उसको खाद वगैरह डाल लो, उसके बाद उसमें पानी भरो ताकि उसमें डिजॉल्व हो सके। अगर ऐसा ना हो कि हम पानी में भर दें, खाद नहीं डालें तो भी प्रोडक्शन रुक जाएगा, या फिर ज़्यादा हम क्या करेंगे, खाद डालने पानी डालें तो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो डाई कर जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या आता है, इरिगेशन। वाटरिंग अ प्लांट बाय द सोर्स ऑफ ट्यूबवेल, कैनल, ठीक है, रेनफॉल और अदर मेथड आर कॉल्ड इरिगेशन। जब हम किसी प्लॉट को वाटरिंग करते हैं या पानी से भरते हैं, वो भी किससे, ट्यूबवेल की हेल्प से, कैनल की हेल्प से, ठीक है, और फिर क्या, रेनफॉल वगैरह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द डिजॉल्विंग ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उनके डिजॉल्विंग के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि इरिगेशन हम करें कैसे, क्योंकि इरिगेशन करने का एक अपना मेथड होता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, वैसे वैसे डिमांड ऑफ फूड, डिमांड ऑफ आर्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं। फैक्ट्री ज़्यादा लग रही हैं, प्लाट ज़्यादा प्लाट क्या हो रहे हैं, खेती बाड़ी की जा रही है, साथ ही साथ खेती बाड़ी के प्लाट भी कम हो रहे हैं। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है रेजिडेंशियल एरिया का ग्रो करना, मतलब लोग रहने के लिए घर वगैरह बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी जमीन खेती करने के लिए थी वो क्या होगी, रेजिडेंशियल एरिया में चलेगी। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और हाईवे, रोड हाईवे बन जाता है उससे चलते। या फिर ऐसा भी होता है कि लगातार हम किसी भी खेत पर अगर प्लांट क्रॉपिंग कर लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी घट जाती है। अगर फर्टिलिटी घट गई, सिंपल सी बात है, तो हम खेती नहीं कर सकते। इससे क्या है कि समय के साथ साथ अब धीरे धीरे जो एरिया है कल्टीवेटिंग का वह कम हो रहा है, तो जो भी एरिया बचा है उस पर लोड पड़ रहा है। क्लियर, और साथ ही साथ अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है दूसरी चीजों पे, तो वहां पे जो भी ग्राउंड वाटर है उसको ज्यादा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर, तो वाटर लेवल धीरे धीरे घट रहा है, तो हमें ऐसा कुछ मेथड यूज करना चाहिए ताकि जो भी प्लांट है वो कम वाटर का यूज करते हुए भी क्या कर सके, अपने प्रोडक्शन उतना दे सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 2-3 मेथड यूज करते हैं। पहला था स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर, और फिर क्या है, ड्रिप। ठीक है, 2 मेथड होता है। क्लियर, और एक दो हाइड्रोपोनिक या कुछ ऐसा करके एक नया सिस्टम आया है। अभी मान लीजिए उसका कहीं हाइड्रोपोनिक ऐसा कुछ नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी, तो उसका मतलब नॉर्मली फील्ड पे यूज तो नहीं है, लेकिन साइंटिफिक प्रैक्टिकल जो लैब चलती है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की इंडिया की, ठीक है, वहाँ पे वो चल रहा है, और काफ़ी वो क्या है, कारगर भी है, काफ़ी हेल्पफुल भी है। उससे वाटर यूज बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा भी रहेगा। ठीक है, स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर में ये होता है कि एक जो प्लाट होता है, ठीक है, वहां पे हम जगह जगह क्या करते हैं, ऐसी पाइप के नीचे लगे होते हैं और वहां पे ऐसा कुछ लगा देते हैं, और जैसे पानी देते हैं इसमें से क्या होता है, फाउंटेन के फॉर्म में वाटर निकलते हैं। जैसे आप देखे होंगे क्रिकेट जो ग्राउंड होता है, ठीक है, उस पर क्या होता है, जब क्रिकेट स्टार्ट होने वाली होती है तो उससे पहले पानी वगैरह छिड़का जाता है। या फिर हॉकी वगैरह फुटबॉल की देखेंगे ग्राउंड पर होता है, या कहीं पार्क वगैरह में देखे होंगे कि ऐसा होता है, मशीन से जमीन नीचे रहता है, जब उसको सिस्टम से होता है, बटन दबाएंगे ऊपर आएगा, फिर उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, वो तो रोटेट क्या हो, ऑलरेडी वो फिजिक्स के रूल पे चलता है, कपल फॉर्म में, उस पर क्या होता है, पानी छिड़कता है। वैसे ये भी होता है, ये क्या करता है कि पूरे के पूरे एरिया को जितने भी दूर में कर सके वो करता है। इससे क्या होता है, कम अमाउंट ऑफ वाटर से, ठीक है, हम पूरे एरिया को क्या वाटरिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ड्रिप। ठीक है, ड्रिप में क्या होता है कि एक पाइप ऐसे गुजरी होती है, और जहां जहां प्लांट होते हैं सिर्फ वहीं पे इसमें क्या होता है, होल, वैसे बहुत जगह इसके होल होते हैं, सिर्फ वहीं का होल हम ओपन करते हैं। ठीक है, और बाकी जगहों का नहीं करते। तो जिस प्लांट को जरूरत चाहिए, जिस प्लांट को वाटर की जरूरत होती है, सिर्फ उसी के पास क्या होता है, वाटर पहुंचता है, और बाकी पास वाटर नहीं पहुंचता है। क्योंकि अगर खाली जमीन पर अगर पानी भरते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, जिस प्लांट को चाहिए हम उसी को देते हैं तो सही रहेगा।
क्लियर। ये दो ऐसे मेथड होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इरिगेशन करते हैं, साथ ही साथ वाटर भी क्या कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अभी ये नॉर्मली, ठीक है, मोस्टली लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐसा उनको या तो उनको पता नहीं होगा, ठीक है, या अभी वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको ये दोनों मेथड पता हो और उनका यूज करें ताकि वाटर लेवल क्या हो सके, कम खर्च हो, ठीक है। ये हो गया इरिगेशन। इरिगेशन करने के बाद हमें एक चीज और करनी पड़ती है, वीडिंग। इरिगेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, वीडिंग। अब पहला पॉइंट आता है कि वीड क्या होते हैं। तो वीड आर द अनवांटेड प्लांट विच ग्रोन विद द मेन क्रॉप। मेन क्रॉप के साथ जो बाकी सब अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं उसको हम क्या होते हैं, वीड कहते हैं। क्या होते हैं, वीड, जिसको हिंदी में खरपतवार कहते हैं। जैसे वो देखे होंगे अगर धान खेती करते हैं तो उसके साथ बाकी सब बहुत से घास वगैरह ग्रो कर जाती हैं, तो उन्हीं जो घास ग्रास होती हैं जिनका उस क्रॉप के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है उसको हम वीड करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट आता है व्हाट इज वीडिंग। तो वीडिंग मींस रिमूवल ऑफ वीड फ्रॉम द क्रॉप या मेन क्रॉप। मेन क्रॉप में से अगर हम वीड को हटाते हैं तो हटाने के प्रोसेस को नाम देते हैं वीडिंग। और वीडिंग करने का कई मेथड होता है। फर्स्ट वन, मैनुअल। वीडिंग करने का जो कई मेथड होते हैं उसमें से पहला क्या आता है, मैनुअल। मैनुअल मींस क्या, बाय हैंड। जैसा कि आप लोग देखे होंगे गांव में कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने खेत में हाथ से ही या और जो आते हैं सब उनके हेल्प उनको क्या करते हैं, काट कर उखाड़ कर हटा देते हैं। पहला मेथड क्या होता है, मैनुअल, हाथ वगैरह से उखाड़ना, ठीक है। जैसे आप गेहूं वगैरह में देखें सरसों वगैरह रहती है, गेहूं में अगर सरसों रहती है उसको क्या करते हैं लोग, हाथ से उखाड़ देते हैं, क्योंकि मेन क्रॉप गेहूं है और सरसों क्या हुआ है उसमें अनवांटेड माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा अगर सरसों रहेगी तो प्रोडक्शन ऑफ वीट घट जाएगा, इसलिए लोग क्या करते हैं उसको उखाड़ देते हैं, क्लियर। दूसरा क्या होता है, केमिकल, ठीक है। केमिकल तो प्रेजेंट टाइम आप देखेंगे कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि हाथ से उखाड़ते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, केमिकल पे वीडिसाइड आता है, ठीक है। क्या आता है, वीडिसाइड। वीडिसाइड मतलब साइड में होता है टू किल, मारना, ठीक है। वीडिसाइड आता है, जैसे इसमें कई होते हैं, एक होता है इंसेक्टिसाइड, फिर क्या आता है पेस्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड मतलब जो इंसेक्ट वगैरह, ग्रास हापर वगैरह जो होते हैं उनको मारने के लिए होता है। वीडिसाइड जो वीड जो खरपतवार थे उनको मारने के लिए होता है। और पेस्टिसाइड जो चूहा वगैरह लगे होते हैं उनको मारने के लिए होता है, क्लियर। तो साइड में होता है टू किल, मारना। तो हम क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। और उनको हम क्या करते हैं, खेतों में जब स्प्रिंग करते हैं, छिड़कते हैं, तो उनसे क्या होता है, पार्टिकुलर वीट उनसे क्या होता है, खत्म होता है। मेन क्रॉप कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि स्पेशली वह वीट पर ही एक्टिव होते हैं, मेन क्रॉप कोई एक्शन नहीं होता है। उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में होता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो कि पार्टिकुलरली किसी स्पेशल वीट पर ही ग्रो करते हैं या स्पेशल किसी वीट को क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको उन पर लाकर रख देते हैं और उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे इंसेक्ट को हर जगह मिलना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ऑप्शन बचते हैं, एक मैनुअल और एक क्या है, केमिकल। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वीडिसाइड, वो होती है 2,4-D, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, कटिंग ऑफ मैच्योर प्लांट या क्रॉप। जब क्रॉप तैयार हो जाती है पक के, ठीक है, तो उसको हम जब कट डाउन करते हैं, जब काटते हैं तो उसको हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ चाफ फ्रॉम मेन ग्रेन। मेन ग्रेन में से जो चाफ यानी जो भूसे वगैरह होता है, ठीक है, उसको जब अलग करते हैं तो उसको थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग में से गेहूं का थ्रेसिंग हो गया। उसके बाद पैडिंग, जब धान की करते हैं तो उसमें क्या, धान को पीटते हैं, मतलब क्या करते हैं, उसमें जो हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टर यूज करते हैं जो बड़े प्लांट में, उसमें क्या होता है, पैडी के जो ग्रेन होते हैं वो अलग होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, अलग होते हैं। और इसमें क्या होता है, चाप अलग हो जाता है और वो क्या होता है, व्हीट ग्रेन अलग होता है।
ये होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप, पके हुए क्रॉप को काटना। थ्रेसिंग मतलब रिमूवल ऑफ मेन ग्रेन फ्रॉम द चाप, भूसे वगैरह में से जब हम मेन ग्रेन को अलग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है, अब देखेंगे तो बहुत सारे, ठीक है, जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, एवरी स्टेट सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग टाइम। जितने भी स्टेट हैं सभी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग टाइम को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और सभी जगह अलग अलग मेथड में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे इंडिया स्पेशली होली जो है, ठीक है, एक कलरफुल कलर फेस्टिवल है, सभी जानते हैं। लेकिन माना जाता है कि जो नॉर्थ इंडियन है, होली जो है उनकी जो फसल होती है, ठीक है, वो अच्छी तैयार हुई है, उसकी खुशी में उसको क्या मनाते हैं। पंजाब में बैसाखी मनाती है, साउथ वगैरह में मनाई जाती है, ठीक है, और महाराष्ट्र साइड में मनाई जाती है। तो हर जगह क्या होती है, अलग अलग नेम से, ठीक है, हार्वेस्टिंग पीरियड मनाई जाती है। कभी कभी ऐसा भी स्टेट, स्पेशली साउथ के जो स्टेट हैं वो मनाते हैं कब, नवंबर वगैरह के महीने में। और जो नॉर्थ इंडियन है वो मोस्टली कब मनाते हैं, मार्च वगैरह के महीने में, ठीक है। अब देखेंगे कि बीच में मार्च वगैरह के महीने में महाराष्ट्र में था और क्या नाम है, गोवा में था, जिसको मनाने से सरकार मना कर दिया था, क्योंकि लॉकडाउन चलते वहाँ पे भीड़ लगाना लग जाती है, तो मना किया था। और होली हम लोग पहले सेलिब्रेट कर लिए थे, बैसाखी वगैरह भी था, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग आवर करते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि अच्छे प्रोडक्शन को लेकर लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज का क्लास था। बाकी जो भी क्लास रहेंगी मैं नेक्स्ट, बाकी जो भी पॉइंट रहेगा मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। और हाँ, जितने भी डाउट्स आपके रहेंगे, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे या यूट्यूब के कमेंट पे चाहे तो यूट्यूब के कमेंट पे मुझे दे सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।